नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। भारतीय नौसेना की सुरक्षा तैयारियों के लिहाज से आज का दिन बेहद खास रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस सूरत, आईएनएस बाघशीर, आईएनएस नीलगिरी को नौसेना में शामिल कर दिया है। क्या है इन युद्धपोतों की खासियत, बताएंगे। इस खबर को विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे दिल्ली चुनाव में शराब घोटाले का मामला लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। आपको ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी के एक बार फिर से कौन सा विवादित बयान दिया है जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। पीएम मोदी ने नौसैनिक जहाजों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बाघशीर को राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, ये एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक। इंडियन स्टेट से भी लड़ाई के राहुल गांधी के बयान पर मचा तूफान। बीजेपी बोली, कांग्रेस का घिनौना सच उजागर। जेपी नड्डा ने कहा, राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम के अर्बन नक्सल और डीप स्टेट के साथ घनिष्ठ संबंध। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा को ईडी ने किया गिरफ्तार। बीजेपी ने कहा, सबूत मिलने के बाद हुई गिरफ्तारी, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। दिल्ली के चुनावी माहौल में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक शराब घोटाले से गृह मंत्रालय ने दी मुकदमा चलाने की इजाजत। बीजेपी ने साधा केजरीवाल पर निशाना। दिल्ली में दिग्गजों के नामांकन का दिन। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा ने भरे पर्चे। सतीश उपाध्याय, रमेश बिधूड़ी और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने अपनी अपनी सीटों से किया नामांकन। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अग्रणी युद्धपोत आज राष्ट्र को समर्पित किए हैं। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर हुए समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बाघशीर को जलावतरण कराया। रक्षा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इन युद्धपोतों से न सिर्फ भारत की निगरानी क्षमता बढ़ेगी, बल्कि युद्ध के समय भारत की रक्षा पंक्ति को एक बहुत बड़ा विस्तार भी मिलना संभव हुआ है। आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात, ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म मेड इन इंडिया है। पिछले 10 साल में नेवी में 33 शिप्स और 7 सबमरीन्स को शामिल किया गया है। इन 40 नेवल वेसल्स में से 39 भारतीय शिपयार्ड में ही बने हैं। भारतीय नौसेना के क्षमता विस्तार और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर 3 अग्रणी युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर के शामिल हो जाने से भारतीय नौसेना को नई ताकत मिली है। पीएम ने भारत को पूरे विश्व, खासकर ग्लोबल साउथ का भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी बताया। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत
विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। पीएम ने कहा कि भारत पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाने वाले के तौर पर उभरा है। पीएम ने कहा कि थल, जल, वायु, गहरा समुद्र और अंतरिक्ष भारत हर जगह अपने हितों की रक्षा कर रहा है। आर्थिक प्रगति और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि ट्रेडिशनल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, टेरिटोरियल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर किया जाए और ट्रेड की सप्लाई लाइन और सी रूट्स सुरक्षित हो। हमें आतंकवाद, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में इस पूरे क्षेत्र को बचाकर रखना है। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार का तीसरा कार्यकाल अनेक बड़े फैसलों के साथ शुरू हुआ है। तेज गति से नई नीतियां बनाई गई हैं, देश की जरूरतों को देखते हुए नए कार्य शुरू किए गए हैं और देश के हर कोने, हर सेक्टर के विकास के लक्ष्य के साथ तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। मुंबई से सुधीर और श्यामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे नौसेना की क्षमता विस्तार से भारत की रक्षा तैयारियों को आज एक बड़ा इजाफा मिला है। किस प्रकार से ये तीनों युद्धपोत भारत के लिए एक बड़ी एक तरीके से ताकत बनकर सामने आए हैं। आईएनएस सूरत की बात करते हैं। पहले उसकी विशेषता क्या है। P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का ये चौथा और अंतिम जहाज है। इसके तहत 4 जहाज बनने थे, उसका ये चौथा जहाज एक तरीके से आज नौसेना को मिल गया है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विध्वंसक युद्धपोत में एक तरीके से शामिल है और अपने आप में इस स्तर का ये जहाज है। 75% स्वदेशी सामग्री इसमें इस्तेमाल हुई है जो कि मेक इन इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाती है। आधुनिक हथियार और सेंसर से लैस है, यानी कि इसको आज के लिहाज से सबसे आधुनिकतम तकनीक से बनाते हुए इसको आगे बढ़ाता है। वजन लगभग 7400 टन के आसपास है जो इसका एक तरीके से विस्तार देता नजर आता है। लंबाई 164 मीटर के आसपास है जो इसके विशाल इस तरीके से पराक्रम को दिखाता है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से ये लैस है, यानी इसकी मारक क्षमता के लिहाज से भी देखा जाए तो अपने आप में काबिले तारीफ। एंटीशिप मिसाइलें और टॉर्पीडो भी इस पे लैस है। जरूरत पड़ने पर उन सब का इस्तेमाल करने की क्षमता भी इसमें मौजूद है। पहला AI सक्षम युद्धपोत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी इस युद्धपोत में किया गया है और अपने आप में ये पहले युद्धपोत के लिहाज से है जिसमें यहाँ पर AI का इस्तेमाल किया गया है। डीजल और इलेक्ट्रिक संचालित पनडुब्बी के तौर पर हम बात कर रहे हैं बाघशीर की, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसका वजन 1565 टन के आसपास है और ये अपने आप में ऐसी पनडुब्बी जो पानी के नीचे से काम करती है। सतह रोधी युद्ध हो या फिर पनडुब्बी रोधी युद्ध, इन दोनों स्थितियों में ये सक्षम है अपना काम दिखाने के लिए, मारक क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए। वायर गाइडेड टॉर्पीडो भी इसमें है। एंटीशिप मिसाइलें और सोनार प्रणालियों से ये पनडुब्बी लैस है। बाघशीर का हम जिक्र कर रहे हैं जो कि आज नौसेना में शामिल हुई है। नीलगिरी के लिहाज से बात की जाए तो P-17A स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना का ये पहला पोत है, तो जो अपने आप में इसकी हमारी क्षमताओं को बढ़ाता नजर आ रहा है। स्वदेशी निर्मित फ्रंटलाइन युद्धपोत और एक स्टील्थ फ्रिगेट के तौर पर यह आज हमारी नौसेना की क्षमताओं को आगे बढ़ाता नजर आ रहा है। वजन लगभग 6670 टन के आसपास में है जो दिखाता है कि इसका फलक्रम कितना विस्तार के साथ में बना हुआ है। 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों एक साथ इस पे लैस हो सकती है। ये इसकी क्षमता को दिखाता है, मारक क्षमता को भी दिखाता है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से भी इसको लैस किया जा सकता है, तो ये अपने कई प्रकार की मिसाइलों और युद्धक सामग्री से लैस हो सकता है। 76 mm गन हो, AK-630 गन हो, ये तमाम चीजें इस पर उपलब्ध हैं। पनडुब्बियां, युद्धपोत, एंटीशिप मिसाइलें विमानों से निपटने में सक्षम है। अगर किसी भी इन सबसे इन पे अगर हमला होता है तो उससे निपटने में ये सक्षम है। MH-60R सीहॉक्स, इसके अलावा कई प्रकार के अन्य हेलीकॉप्टर भी इस पर जा सकते हैं, यहां से उड़ान भर सकते हैं। इस लिहाज से ये सक्षम है छोटे हेलीकॉप्टर्स की उड़ान को आगे बढ़ाने के लिहाज से, तो ये भी अपने आप इसकी विशेषता है।
दिन और रात दोनों समय में ये ऑपरेशन कर सकता है, यानी कि रात में सीमा इसकी कम नहीं होती है, इसकी क्षमता कम नहीं होती है। दिन और रात दोनों समय ये ऑपरेशन कर सकता है। नीलगिरी के लिहाज से बात की जाए, अब आपको बताते हैं कि फ्रिगेट क्या होता है। हल्का युद्धपोत होता है, उसको फ्रिगेट कहा जाता है, क्योंकि कई प्रकार के उसके अलग अलग स्तर होते हैं। हल्का युद्धपोत होता है। फ्रिगेट की बात की जाए, राडार और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस होता है, और यानी कि इसके अंदर नियंत्रण क्षमता काफी होती है। निगरानी के लिहाज से भी, तटीय सुरक्षा पे खास तौर पे इसका इस्तेमाल होता है, और इसका एक बड़े काम के तौर पे होता है। एंटी सबमरीन युद्ध की स्थिति में भी एक तरीके से काम आता है, इसमें इसकी स्थिति आगे बढ़ती है। एंटी एयर युद्ध की स्थिति हो, उस लिहाज से भी ये अपनी क्षमताओं को आगे विस्तार देता हुआ नजर आता है। इस प्रकार से इस फ्रिगेट को हम तरीके से बता सकते हैं कि किस तरीके से काम करता है। बड़ा मजबूत युद्धपोत के तौर पर डिस्ट्रॉयर को जाना जाता है। डिस्ट्रॉयर क्या होता है वो भी समझना जरूरी है। एक बड़ा युद्धपोत होता है, इसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से ये लैस होता है। इसमें ज्यादा बड़ी और ज्यादा संख्या में डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। एंटी शिप मिसाइलें भी इसके पास में होती, जिसको ये छोड़कर दुश्मन की नाक में दम कर सकता है। एंटी एयर, एंटी शिप, एंटी सबमरीन, तीनों प्रकार की स्थितियों में युद्ध का अगर होता है तो उस स्थिति में यह सक्षम है। डिस्ट्रॉयर की बात की जा रही, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हमले में भी सक्षम होता है डिस्ट्रॉयर। ये उसकी क्षमताएं होती हैं, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। अब बात पनडुब्बी की जाए, पनडुब्बी क्या होती है? जलमग्न युद्धपोत के तौर पर पनडुब्बी होती है, और पानी के नीचे रह के, या कहा जाए कई सौ मीटर नीचे रह के वो काम करती है, और कई बार तो पता भी नहीं लगता कि वो होती कहां पे है। जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। जब दुश्मन की जहाज और पनडुब्बियां आती हैं तो ऐसे में हमारे देश की पनडुब्बियां काम करती नजर आती हैं। परमाणु संचालित हो सकती हैं, या फिर जो पारंपरिक प्रणालियां हैं उससे संचालित इस प्रकार की पनडुब्बियां होती हैं, जिनमें कि कई प्रकार के अलग अलग ईंधन या इंजन एक प्रकार के होते हैं, जिनसे कि वो संचालित होती हैं। दुश्मन की नजरों से बचकर गहरे पानी में हमला करने में भी सक्षम होती हैं ये पनडुब्बियां, और ये अपने आप में इनकी विशेषता होती है। और ऐसी ही पनडुब्बी आज भारत को एक मिली है, इसीलिए आपको बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पनडुब्बियों का काम क्या होता है, बाकी फ्रिगेट का काम क्या होता है, और किस प्रकार से डिस्ट्रॉयर भी काम करते हैं। तो ये अपने आप में आज भारत की नौसेना की क्षमता बढ़ी है, और उस लिहाज से देखा जाए तो भारत की ओवरऑल क्षमता बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण, और इस लिहाज से देखा जाए तो आज प्रधानमंत्री ने जब 3 एक तरीके से देश को युद्धपोत दिए हैं, तो उससे हमारी रक्षा सुरक्षा की स्थिति बेहद मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये आज की एक बड़ी खबर थी। अगली खबर की ओर अगर हम बढ़े और उससे आपको रूबरू कराएं, तो अब हम बात कर सकते हैं कि मुंबई में बने इस्कॉन के श्री राधा मदन मोहन मंदिर का प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने स्वामी नील भक्ति वेदांत प्रभुपाद को नमन किया। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर आस्था के साथ साथ भारत की चेतना को समृद्ध करने का एक केंद्र भी है। किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपनी बातों का जिक्र किया, आइए आपको इस रिपोर्ट पर दिखाते हैं। श्रील प्रभुपाद स्वामी का आशीर्वाद है। मैं सभी पूज्य संतों का आभार करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर परिषद की जो रूपरेखा है, उसमें अध्यात्म और ज्ञान की संपूर्ण परंपरा के दर्शन होते हैं। यहां रामायण, महाभारत, उसको समेटे हुए उस पर आधारित म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। ये मंदिर परिसर आस्था के साथ साथ भारत की चेतना को भी समृद्ध करने का एक पुण्य केंद्र बनेगा। भारत केवल भौगोलिक सीमाओं में बंधा भूमि का एक टुकड़ा मात्र नहीं है। यदि भारत को समझना है तो हमें पहले आध्यात्म को आत्मसात करना होता है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के मूल में भी सेवा भावना है। इस्कॉन जैसी इतनी विराट संस्था भी इसी सेवा भावना से काम करती है। हरे कृष्णा।
तो आपने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री के आज के मुंबई के कार्यक्रम में जहां भक्ति भी दिखाई पड़ी तो शक्ति भी दिखाई पड़ी, जब नौसेना का उन्होंने एक तरीके से 3 युद्धपोत सौंपे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पर जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को किस प्रकार से लगा है एक बार फिर से झटका। केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो, पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और ब्रेक के बाद अब खबर राहुल गांधी से जुड़ी ही। राहुल गांधी एक बार फिर से अपने विवादित बयान की वजह से फंस गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नए कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर आज बीजेपी पर हमला बोलते हुए देश के खिलाफ ही लड़ाई लड़ने की बात कह दी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पर सवाल खड़े किए और देश विरोधी उनके इस बयान को लेकर उनसे माफी की मांग की है और कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार हमला भी बोला है। राहुल के बयान पर घमासान, बीजेपी कांग्रेस में संग्राम, इंडियन स्टेट से राहुल की लड़ाई, बीजेपी हमलावर, कांग्रेस घबराई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो एक संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन ऐसे पद पर बैठने के बाद राहुल का ये देश के खिलाफ दिया बयान विवाद में आ गया है। दरअसल बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में नए कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी भाषण में राहुल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर हमला करते हुए यहाँ तक कह दिया कि अब हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से भी है। राहुल के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. फाइटिंग द स्टेट तो सिर्फ ये नक्सलाइट्स करते हैं, वो जो मतलब आर्म्ड इंसरेक्शन, क्या उसका वो इरादा है? जो उन्होंने कहा, इट नीड्स टू बी सिवियरली कंडेम्ड। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। नड्डा ने कहा, अब और छुपाया नहीं जा सकता है। कांग्रेस का घिनौना सच अब उनके ही नेता ने उजागर कर दिया है। मैं राहुल गांधी की ये स्पष्ट रूप से कहने के लिए प्रशंसा करता हूं कि वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। ये कोई रहस्य नहीं है कि राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम के अर्बन नक्सल और डीप स्टेट के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जो भारत को बदनाम करना, अपमानित करना और उसकी साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनकी बार बार की हरकतों ने भी इस विश्वास को मजबूत किया है। उन्होंने जो कुछ भी किया या कहा है वो भारत को तोड़ने और हमारे समाज को विभाजित करने की दिशा में है।
सत्ता के लिए उनके लालच का मतलब देश की अखंडता से समझौता करना और लोगों के विश्वास को धोखा देना था। लेकिन भारत की जनता समझदार है। उन्होंने तय कर लिया है कि वो राहुल गांधी और उनकी सड़ी गली विचारधारा को हमेशा खारिज करेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं, गैर जिम्मेदाराना है। राहुल गांधी की कांग्रेस ही काम नहीं कर रही है। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का बंटाधार करवाते हैं। दिल्ली में ऑलरेडी कांग्रेस का बंटाधार करवा चुके हैं। दरअसल राहुल गांधी का ये बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस को भारत की सच्ची स्वतंत्रता का दिन बताया था। अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। संघ प्रमुख का बयान भले ही किसी और अर्थों में रहा हो, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से देश के खिलाफ लड़ाई का जिक्र कर दिया, उससे चुनावी माहौल में बीजेपी राहुल पर जमकर हमलावर हो गई है। कुमार आलोक और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली चुनाव में आज दिग्गजों के नॉमिनेशन का दिन रहा। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा, आप आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के नेता सतीश उपाध्याय और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव समेत तमाम दिग्गजों ने आज दिल्ली में अपनी अपनी सीटों से पर्चा दाखिल किया। तो जुलूस निकालकर भी अपनी ताकत का प्रदर्शन जनता के सामने किया। बीजेपी, आप, कांग्रेस के इन तमाम नेताओं ने पहले मंदिरों में पूजा अर्चना की, उसके बाद मुहूर्त के आधार पर जाकर अपना अपना पर्चा दाखिल किया। दिल्ली में नॉमिनेशन, दिग्गजों का शक्ति प्रदर्शन, रणभूमि तैयार, अब की बार आर पार। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नामांकन की प्रक्रिया जारी है। बुधवार को आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज उम्मीदवारों ने नामांकन किया। दिल्ली की सबसे हॉट सीट के दो बड़े नामों ने बुधवार को नामांकन दाखिल किया। हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली से दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और भाजपा के प्रवेश वर्मा ने पर्चा भरा। अरविंद केजरीवाल नामांकन दाखिल करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए वाल्मीकि मंदिर और हनुमान मंदिर गए और फिर पदयात्रा के जरिए नामांकन पत्र भरने पहुंचे। वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले प्रवेश वर्मा ने आज मंदिर मार्ग पर वाल्मीकि मंदिर में पूजा कर महर्षि वाल्मीकि जी का आशीर्वाद लिया और एनडीएमसी के सफाई कर्मियों को अपने हाथों से जूते पहनाकर आशीर्वाद लिया। नामांकन के बाद दोनों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। उनके पास ना सीएम है, ना विजन है, ना नैरेटिव है। दिल्ली वालों के लिए क्या काम किए उन्होंने 10 साल में, उनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। अगले 5 साल वो क्या काम करेंगे, इस बात का भी कोई जवाब नहीं है उनके पास। नई दिल्ली विधानसभा में सभी लोगों ने तय किया है, मतदाताओं ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को जब्त कराएंगे। वो यहाँ पर फाइट में भी नहीं है। नई दिल्ली हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहाँ से पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का सामना दो पूर्व सीएम के बेटों से होगा। भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा दिवंगत पूर्व सीएम साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं, तो कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित जीत की हैट्रिक लगाने वाली पूर्व सीएम शीला दीक्षित के सुपुत्र हैं। 2013, 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल उतरे और जीतते ही चले गए। वहीं रमेश बिधूड़ी ने कालकाजी विधानसभा सीट से अपना पर्चा भरा। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने पार्टी कार्यालय में पूजा अर्चना की। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने मालवीय नगर से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और गणपति की भी पूजा अर्चना की। लोकल कालकाजी के एरिया के लोग, उनके नॉमिनेशन में 50 आदमी नहीं थे, जहां 1,92,000 वोटर हैं और अभी हम नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं आज। तो हमारी नॉमिनेशन फाइल में आइए, चल के देखिए कितने लोग बाहर खड़े हैं जाके। ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बार कमल खिल रहा है और झाड़ू की सफाई होगी। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बादली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले देवेंद्र यादव ने पदयात्रा की। गौरतलब है कि दिल्ली की
70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान है और नतीजों की घोषणा 8 फरवरी को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बीच चुनाव के बीच में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। शराब घोटाले के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इससे पहले दिल्ली के एलजी ने अनुमति देते हुए गृह मंत्रालय को फाइल भेजी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अथॉरिटीज से परमिशन लेना जरूरी होता है, जिसके तहत ये अनुमति केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दी गई है। दिल्ली में जारी चुनावी संग्राम के बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। गृह मंत्रालय ने केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और कहा था कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता और किंग पिन बताया था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल चार्जशीट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि चार्जशीट के संज्ञान लेने पर रोक लगाई जाए। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गया है। दिल्ली के महाठग और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2026 करोड़ का शराब घोटाला किया है और जब ये सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करना था तो आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथ कांपने शुरू हो गए। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? क्या जुर्म है जिसको छिपा रहे हो? चुनाव से पहले दुनिया भर के ड्रामे करेंगे भाजपा, इसका कोई असर नहीं होने वाला। आम आदमी पार्टी मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रही है। शराब के घोटाले में बुरी तरह और पूरी तरह पूरी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आप फंस चुके हैं। थोड़ी भी नैतिकता और शर्म होती तो दिल्ली वालों से माफी मांगते। दरअसल हाल में सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी ने दावा किया था कि शराब घोटाले से दिल्ली के राजस्व को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसे लागू करने में विशेषज्ञों की सलाह की अनदेखी हुई तो साथ ही एलजी या कैबिनेट से मंजूरी भी नहीं ली गई। सीएजी के मुताबिक बोलियों में गड़बड़ी, अपात्र कंपनियों को लाइसेंस दिए गए। बीजेपी ने शराब घोटाले पर पोस्टर भी जारी किया जिसमें आप नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर निशाना साधा गया। बीजेपी ने यह भी पूछा है कि इस मामले में कौन सी मजबूरी थी कि सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में नहीं लाया गया। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी खबर पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा विशेष। शराब घोटाले पर बढ़ी केजरीवाल की मुश्किलें, क्योंकि अब एक तरीके से ईडी को अनुमति मिल गई है गृह मंत्रालय से उनके खिलाफ ईडी को मुकदमा चलाने को लेकर। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल की चुनाव के बीच में मुश्किलें बढ़ गई। इस खबर पर बात करने के लिए बहुत खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनिल गुप्ता, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा संजीव कौशिक जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि अब ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक तरीके से अनुमति मिल गई है गृह मंत्रालय के माध्यम से, तो अपने आप में ये मुश्किलें बढ़ेंगी। शराब घोटाले का मामला लगातार पीछे पड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के। देखिए, मुश्किलों का सामना तो आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी जैसी सत्ता में विराजमान सरकार हो तो ये चलता रहेगा, कोई नई बात नहीं है और हमें आश्चर्य भी नहीं हो रहा है। नवंबर 2022 में एक मामला दर्ज किया जाता है, 2 साल तक हमारे मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल देते हैं, फिर उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको जमानत भी मिलती है, ईडी के द्वारा भी जो ऑब्जेक्शन रहता है वो खींच ली जाती है, पीएमएलए कोर्ट के द्वारा भी उनको छूट दी जाती है और दोनों निकल के बाहर आते हैं। एन इलेक्शन के वक्त में 2 सालों तक एक आम जनता के दिमाग में तो ये बात आएगी ना कि 2 सालों तक लगातार आखिर कर क्या रहे थे आप? अपनी मनमानी कर रहे थे। आज इलेक्शन के समय आपने इजाज़त दी कि अब आगे की कार्रवाई हो, तो ये सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। ईडी के बारे में जब आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो 7 अगस्त 2024 को नित्यानंद, गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने सदन के पटल पर यह कहा था कि पिछले 10 सालों में 5297 मामले दर्ज किए गए, जिसमें से 40 केवल और केवल 40 दोष सिद्ध हुए हैं। और विपक्षी पार्टी के नेता 121 में 115 विपक्षी पार्टी के नेता, मतलब कि 95% से ज्यादा विपक्षी पार्टी के नेता
कन्विक्शन रेट 0.46%। ये साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बदले की भावना से कार्रवाई करती है। अनिल गुप्ता जी, आप लोग ठीक है अनिल गुप्ता जी, आप लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं और मौका भी आपने चुनाव के समय चुना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब हम डरने वाले नहीं, हम तो काम करने वाले हैं। जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। थोड़ा सा मैं शुरू से आपको बता देता हूं। नवंबर 2021 में इन्होंने चर्चित ये शराब नीति लेके आए। हजारों करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, शराब नीति को बदला गया, 2% से 12% कमीशन की गई, एक के ऊपर एक शराब बांटी गई, पिंक बूथ बनाए गए, उम्र घटाई गई। और उसके बाद जब ईडी द्वारा संबंध पे संबंध देके करीब 1 साल तक संबंध दिए गए केजरीवाल साहब को, वो पेश नहीं हुए, कानून की अवहेलना की, और जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया तो मार्च में उनको अरेस्ट किया गया इस शराब घोटाले में, जिसके तार उनसे जुड़े। और ये अभियुक्ता नंबर 37 मुख्य अभियुक्ता ये और आम आदमी पार्टी उसमें तय की गई और ये जेल गए। और ये बात करते हैं अगर बेल मिलना कोई बरी होना नहीं होता साहब, ये प्रक्रिया का हिस्सा होता है। सीबीआई ने इनको अरेस्ट किया, बाद में इनको कंडीशनल बेल मिली हुई है। कंडीशनल बेल का मतलब है ये अब सीएम का पद भी निभा नहीं सकते, साइन नहीं कर सकते। और जो आज बात आई है ये भी एक प्रोसीजरल है। नवंबर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बीपी आचार्य एंड अदर्स, ईडी वर्सेस बीपी आचार्य एंड अदर्स, एक डिसीजन दिया कि ईडी को कंपिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। और ईडी ने दिल्ली के चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स को अप्लाई किया, उसके बाद एलजी के माध्यम से होम, ये प्रक्रिया का हिस्सा है जी। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय नवंबर में कहता है तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में ईडी अप्लाई करता है, तो इसमें क्या कोई अलग बात होगी? तो कानूनी प्रक्रिया है। ठीक है, आपने घोटाला किया, आपको दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए, और आप बचने के कह रहे हो, इसमें समय की कोई वो नहीं है। जी रामकृपाल जी, सवाल ये है कि शराब घोटाले का मामला चुनाव के समय में लगातार मुद्दा बना हुआ है, और ऐसे में हमने देखा कैसे कैग की रिपोर्ट हो या फिर कैग की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी की सरकार को फटकार हो, और अब एक तरीके से ईडी को मुकदमा चलाने की अनुमति, ये लगातार दिक्कतें पैदा कर तो रहा ही है, साथ ही साथ इस मामले को भी एक तरीके से सुर्खियों में बनाए हुए है। रामकृपाल जी, आप शायद म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आपको मेरी आवाज आ रही है रामकृपाल जी? हम रुक करेंगे रामकृपाल जी का, उन तक जब आवाज पहुंचेगी। लेकिन संजीव जी, सवाल यही है जी कि जो आप कह रहे हैं कि साहब 2 साल हो गए, लेकिन प्रक्रिया है जो चल रही है, अगर दोषी नहीं तो दोष मुक्त भी नहीं, तो ये तो स्थिति है ना सामने। तो प्रक्रिया जी हाँ, तो जो प्रक्रिया है तो उसमें तो यही है कि स्थिति दिखाई पड़ रही है कि साहब ये आरोप है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है, तो ये तो जनता की परसेप्शन है ना। ये तो सामने दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा केस जिसमें एक ढेले बराबर की बरामदगी नहीं हुई, मनीष सिसोदिया के यहाँ दिल्ली शहर से लेकर के गांव तक, उनके खेत तक, खलिहान तक, घर तक खोद डाले आपने, एक चवन्नी भर आप रिकवर नहीं कर पाए। एक ऐसा केस जो बिल्कुल हवा हवाई है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, उस तरह का केस बना करके आप ठीक है छवि खराब करने का प्रयास कीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता ये बात समझती है कि किस वैमनस्यता के भाव से आपने ये कार्रवाई की, आज किस वैमनस्यता के भाव से आप ये इजाजत दे रहे हैं। तो चूंकि सब जानते हैं कि गृह मंत्रालय अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, प्रशासनिक विभाग को सही ढंग से वो संचालित नहीं कर पाती है। लेकिन दिल्ली मामला संजीव जी, मामला इसमें यह भी आता है कि जो कैग की रिपोर्ट को छुपाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार लगी, वो भी अपने आप में, और आपके अभी तक सहयोगी रही कांग्रेस, वो भी लगातार घेर रही है आप ही लोगों को, और अभी तक आपके साथ खड़े हुए थे। सिंह जी, आप भी इस बात को मानते हैं ना कि जो कैग की रिपोर्ट यदि टेबल नहीं की गई थी तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनी हुई कैग की रिपोर्ट लगातार ये दिखा रहे थे? आप भी इस बात को मान गए ना? ये फर्जी लेके घूम रहे थे, ये फर्जी लोग अपने कार्यालय में रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, ये बिल्कुल झूठे हैं ये लोग। जब टेबल ही नहीं की गई कैग की रिपोर्ट, ये लेके क्या घूम रहे थे, ये कहां से घूम रहे थे? ये मीडिया में आई इस रिपोर्ट को, और जिसको कि जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो आम आदमी पार्टी के जो आपके वकील थे मेहरा साहब, उन्होंने खुद माना कि साहब ये लीक कर दी गई है, यानी कि वो उसके बारे में मैं आता हूं आपके पास में। लेकिन अभी रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ गए। रामकृपाल जी, शराब घोटाले का मामला मौजूदा चुनाव में लगातार गरमाया हुआ है, दिक्कतें बढ़ा रहा है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की। रामकृपाल जी। जी देखिए, अभी हमारे मित्र संजीव कौशिक जी एक बातें कर रहे थे। पहली बात तो उन्होंने ये जो कहा, मैं उनको तथ्यात्मक ढंग से बता रहा हूं कि ईडी के मामले में जो कन्विक्शन रेट 95% है। कन्विक्शन रेट उसको कहते हैं
जितने केस डिस्पोज होते हैं उसमें से कितने बरी हुई है और कितनों को सजा मिली। देखिए कितने केस दायर हुए हैं उससे डिस्पोजल, उससे आंकड़ा नहीं निकाला जाता। अगर 10 केस में फैसला आया है और 9 केस में सजा हुई है तो कन्विक्शन रेट माना जाएगा 90%। तो कृपया इस तथ्य को जान ले कि मुकदमा जो अभी सब जुडिस है उसको आप नहीं जोड़ सकते। जिसमें अभी मुकदमा चल रहा है उसमें कैसे आप उसको जोड़ लेंगे जी कि वो सजा हुई या नहीं हुई। तो पहली बात यह है। दूसरी बात, देखिए जो ये कहा जाता है कि केजरीवाल जी पर गलत चला, पहली बात जैसे हमारे मित्र ने कहा कि बेल होना और बरी होने में फर्क है। अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, हेमंत सोरेन को भी बेल मिली है, दोनों मुख्यमंत्री थे, लेकिन हेमंत सोरेन को कहीं नहीं कहा गया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। केजरीवाल जी को है कि न तो आप सचिवालय जा सकते हैं, न फाइल पे साइन कर सकते हैं। इस देश की अदालत ने अगर इन शर्तों के साथ किसी को जमानत दी है, इसका मतलब यह है कि उनको अपना काम करने से रोका है। जी कोई प्राइमा फेसाई ऐसे फैक्ट्स होंगे तभी ऐसी शर्तें लगाई जाती हैं। तो इसलिए कहना कि वो बेदाग बरी हो गए हैं ये गलत है। जी कृपया ऐसा न कहें। वो बेल पर आए हैं और शर्तें ये हैं, अगर कल को केजरीवाल जी जीत भी जाते हैं इसमें, तब भी उनको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि ये शर्तें हटाई जाए, वरना वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल, तो ये मेरा बहुत महत्वपूर्ण कहना है तत्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। रामकुमार जी आप बात कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार की स्थिति आती है राजनीतिक तौर पे तो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंचना होगा। अनिल गुप्ता जी, जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट छूट नहीं देगी, नहीं बिल्कुल, हाँ वो उसके बाद तय करेगी। अनिल गुप्ता जी, सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब दोष सिद्ध हुआ ही नहीं, किसी भी जांच में ऐसा कुछ निकला ही नहीं ताकि आप ये कह सके कि साहब उन्होंने घोटाला किया है। देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यालय में एक झूठ की फैक्ट्री चलती है और उनके प्रवक्ता भी रेटराइटली वो बात करते हैं। मैं याद कराना चाहता हूं, जब ईडी ने 9 बारी सम्मन दिए और हाईकोर्ट में मैटर गया, हाईकोर्ट ने जब सारे कागज देखे और ईडी को बोला जब सारे साक्ष्य हैं तो आपको कौन रोक रहा है अरेस्ट करने के लिए, तो अरेस्ट हुए ना केजरीवाल साहब। उस वक्त कोर्ट ने देखा ना सारी चीजें और उनको अरेस्ट किया गया 9 सम्मन के बाद और उन पे मुकदमा चला। उसके बाद उनको बाद में फिर केसेस सौंपे, फिर सीबीआई ने अरेस्ट किया। तो जब कोर्ट भी क्या ऐसे ही कर देती है क्या? तो ये क्या संजीव जी अपने आप को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर समझ रहे हैं? और अभी केस चल रहा है और आज जो ये फैसला हुआ है, सेक्शन 4 पीएमएल एक्ट क्या कहता है? अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में एक डिसीजन दिया कि आपको उसके तहत कंपिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी और उसी प्रक्रिया का हिस्सा का पालन करते हुए जो हमें जानकारी मिली, जो आज आया है, वो ईडी ने परमिशन ली है, केस चलेगा। अभी बरी कहाँ हुए? अभी तो ये सही कहा वरिष्ठ पत्रकार जी ने, अभी तो वो सीएम बनने लायक भी नहीं है। ये अपने चेहरे पे लगाते हैं कि मैं सीएम उम्मीदवार है। टेक्निकली लीगली ही कैन नॉट बी ए सीएम। तो ये लोगों को गुमराह करे। इनको तो इस चुनाव में दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि आपने हजारों करोड़ का शराब घोटाला किया, आपने जल बोर्ड घोटाला किया, क्लासरूम घोटाला किया। संजीव जी, सवाल यही है कि अभी भी आरोप लगातार मौजूद हैं और आपके सहयोगी रही कांग्रेस भी अब इन आरोपों के साथ में आपके खिलाफ खड़ी नजर आ रही है, वो भी है। और दूसरा ये कि साहब अगर केजरीवाल साहब जीत भी गए तो उसके बाद भी सीएम बनने को लेकर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ अभी तक। एक बहुत बड़ा गलतफहमी यहाँ पर पैदा किया जा रहा है और लोगों के बीच में ये क्लियर होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी जब जेल में थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जाकर के उनको जेल से या मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए उन लोगों ने केस तक दायर की थी। क्या कहा कोर्ट ने? याद हो तो याद रखिएगा, कोर्ट ने यह कहा कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए नहीं बोल सकते हैं और जुर्माने की बात लगाई गई, भागे वहां से। और आज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री थे, जो कंडीशन लगाई, मैं जो कह रहा हूं जेल में रहते हुए वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा बाहर निकल के अपने मन से दिया। अच्छा ये बताइए, अच्छा संजीव जी, सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई है ना, जब उनको बेल दी, की चुनाव के नतीजों के बाद बेल दी, तो ये कंडीशन लगाई है ना कि आप नहीं जा सकते, आप साइन नहीं कर सकते। इन तमाम कंडीशंस के बाद उन्होंने फिर रिजाइन किया और आतिशी जी को सीएम बनाया। ये कंडीशन तो अभी मौजूद है ना। जेल में रहते हुए कोई बाध्यता नहीं थी, सरकार हमारी अच्छी तरह से चल रही थी, सारे काम चल रहे थे। निकलने के बाद में अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मन से इस्तीफा दिया।
कोई बाध्यता नहीं थी। बिल्कुल सही बात, मैं यही कह रहा हूं, ये गलतफहमी नहीं फैला। और यदि इस बार बात कह रहे हैं, आप दूसरी बात कह रहे हैं, मैं सवाल ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय ये कंडीशन लगाई थी कि वो अपने दफ्तर नहीं जाएंगे, फाइल पे साइन नहीं करेंगे, किसी को प्रभावित नहीं करेंगे, तो वो जो कंडीशन लगी है ना, उस वजह से ये सवाल खड़ा हो रहा है। फिर मैं कह रहा हूं, दिल्ली की जनता यदि चाह रही है, दिल्ली की जनता यदि हमें पूर्ण बहुमत बेहतर तरीके से दे रही है, जो दिखाई दे रहा है, अरविंद केजरीवाल जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसमें कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भले कंडीशन लगा रखी हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, अगर दिल्ली की जनता मोहर लगा देगी तो हो ही जाएगा। रामकृपाल जी, अगर आप एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में काम न कर पाए फिर भी मुख्यमंत्री रहे, तो ये देश की, ये दिल्ली की जनता है, वो तय कर लेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आप मुख्यमंत्री फिर बनना क्यों चाहते हैं? अगर मुख्यमंत्री के रूप में आप काम नहीं कर सकते, अगर आप मुख्यमंत्री कार्यालय में जा नहीं सकते, सचिवालय में, अगर आप फाइल पर साइन नहीं कर सकते, तो किस बात के लिए आप मूर्ति बन करके रहना चाहते हैं? दिल्ली की जनता फैसला करेगी। लेकिन मैंने जो स्थिति बताई जी कि एक डिफैक्टो मुख्यमंत्री वो नहीं बन सकते हैं जब तक कि अदालत उनको बिल्कुल इन शर्तों से मुक्त नहीं करती है। जब तक ये शर्तें रहेंगी वो डिजूरे हो सकते हैं, डिफैक्टो नहीं। दो चीजें होती हैं जी। एक वो मुख्यमंत्री जो फैसले ले, जो काम करे, एक होता है डमी मुख्यमंत्री, खड़ाऊ रख करके आप जो है भरत राज करते थे। अगर आप उस तरह दिल्ली को चलाना चाहते हैं, दिल्ली की जनता की मर्जी बिल्कुल है, जनता तय करेगी, क्योंकि 5 तारीख भी बहुत दूर नहीं और वो दिन आने वाला जब दिल्ली की जनता तय करेगी। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे महाकुंभ के महारंग, महा तस्वीरें, महा तैयारियां। इस खबर पर होगी हमारी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताते हैं कि अभी तक बुलेटिन में न्यूज नाइट में हमने आपको कौन सी बड़ी खबरों से रूबरू कराया। सबसे पहले हमने बात की थी समंदर में बड़ी भारत की ताकत, क्योंकि आज 3 युद्धपोत भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। उसके अलावा राहुल गांधी के विवादित बयान पर एक तरीके से राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली में दिग्गजों का नामांकन था, तो किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। इन तमाम बड़ी खबरों पर से हमने आपको रूबरू कराया। और बात आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाकुंभ को लेकर। महाकुंभ को दिव्य, भव्य और स्वच्छ स्वरूप देने के संकल्प को लेकर सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। महाकुंभ में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सफाई कर्मचारी दिन रात लगातार काम कर रहे हैं। गंगा की निर्मलता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कचरा प्रबंधन की ओर से प्रभावी व्यवस्था की गई। किस प्रकार से पूरी व्यवस्थाएं वहां पे चल रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने हेतु प्रशासन तत्पर है और इस कार्य को संभव बना रहे हैं दिन रात कार्य कर रहे सफाई कर्मी। मन में सेवा भाव लिए पूरी तन्मयता के साथ लगे ये सफाई कर्मी संगम की स्वच्छता और शुचिता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। फूल डाल जाते हैं, नारियल वगैरह है, अगरबत्ती वगैरह सब फूल सब डाल देते हैं, पन्नी वन्नी, उन्हीं की सफाई करते हैं। जिम्मेदारी साफ सफाई करने के लिए साफ सफाई करते हैं। यहाँ पे 24 घंटा काम करते हैं। महाकुंभ में आए विदेशी श्रद्धालु भी महाकुंभ में स्वच्छता की प्रशंसा कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रयागराज में महाकुंभ बहुत ही सुंदर है।
सड़कें भी साफ हैं, साथ ही वहां आए बाकी श्रद्धालु भी बहुत मिलनसार हैं। It's been beautiful, eh? So well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of. Very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. It's a blessing. महाकुंभ में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के साथ ही उसके विकल्प के रूप में दोने पत्तल, कुल्हड़, जूट और कपड़े के थैलों आदि जैसे प्राकृतिक उत्पाद बड़े स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के 28 जिलों सहित बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है। ये गंगा सेवा दूत महाकुंभ में स्वच्छता के साथ ही मेला क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाएंगे और किसी तरह की गंदगी या गड़बड़ी पाए जाने पर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ITC सिस्टम के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मेला प्रशासन ने करीब 1.5 लाख शौचालय और 10,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों की तैनाती की है। महाकुंभ के दौरान प्रतिदिन 390 मीट्रिक टन और 45 दिनों में 17,550 मीट्रिक टन कचरा उत्पादित होने का अनुमान है। यहाँ प्रत्येक कूड़ेदान 25-25 मीटर की दूरी पर रखा गया है। कचरे को इकट्ठा करने के लिए GPS से लैस 120 टिपर वैन और 40 कॉम्पैक्टर ट्रक की व्यवस्था भी की जाएगी। टिपर वैन और कॉम्पैक्टर ट्रक दिन में 3 बार मेला परिसर से कचरा इकट्ठा करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट तक पहुंचाएंगे। शौचालय की स्वच्छता के लिए जेट स्प्रे क्लीनिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई है। साथ ही सेसफुल ऑपरेशन प्लान भी तैयार किया जा चुका है, जिसकी सहायता से तय स्थानों पर अपशिष्ट का उचित निपटान किया जा रहा है। शौचालय में स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए QR कोड के माध्यम से प्रबंधन और निगरानी की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शहर की स्वच्छता की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जा रही है। महाकुंभ के दौरान स्वच्छ कुंभ कोष के तहत सभी सफाई कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत किया गया है और उनके लिए जीवन बीमा पॉलिसियों की व्यवस्था भी की गई है। प्रत्येक सफाई कर्मचारी के लिए स्वच्छता कॉलोनी बनाकर आवास की व्यवस्था भी की गई है और उनके बच्चों के लिए आंगनवाड़ी और स्कूल बनाए गए हैं। प्रतिदिन के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी का सीधा बैंक हस्तांतरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। इन स्वच्छता कर्मियों, गंगा सेवा दूतों और नाविकों को सेफ्टी किट और सफाई मित्र सुरक्षा बीमा योजना के सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं। धर्म और आस्था के साथ ही इस महाकुंभ के जरिए पूरी दुनिया को स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। ऐसे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे यहाँ हर श्रद्धालु को स्वच्छता का अनुभव हो और उनके जरिए पूरे देश दुनिया में स्वच्छता का संदेश जाए। स्वच्छता को बनाए रखने में सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, ताकि जो भी महाकुंभ में आए उसे महाकुंभ की धरती पूरी तरह साफ सुथरी मिले। इसका एक ये भी संदेश है कि अगर इतने बड़े महाकुंभ में जहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं उसको साफ सुथरा रखा जा सकता है, तो आप अपने आसपास भी सफाई रख सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ सिद्धार्थ भारद्वाज और रामेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे जल्दी तमाम राष्ट्रीय खबरों की महत्वपूर्ण खबरें होंगी फटाफट अंदाज में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के समय हुए कथित शराब घोटाले में कांग्रेस के नेता और उस समय आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस की सरकार के समय हुए करीब 2000 करोड़ रुपए के इस घोटाले में कवासी लखमा के बेटे को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में कांग्रेस सरकार की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई अधिकारी भी, उस समय के अधिकारी भी शक के दायरे में हैं, जिसको लेकर जांच लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व आबकारी मंत्री और मौजूदा कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को तीसरी बार पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद ईडी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच ईडी की मांग पर कोर्ट ने कवासी लखमा को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। 50 लाख रुपए मासिक भुगतान किया जाता था शराब कार्टेल से कवासी लखमा को। कुल मिला के 2 करोड़ रुपया माह उनको जा रहा था। जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके संदर्भ में हो सकता है कि अन्य मिलने वाले साक्ष्यों को नष्ट करने की प्रयास करेंगे। 14 दिन की हमने कस्टोडियल रिमांड मांगी थी, लेकिन माननीय न्यायालय ने 21 जनवरी 2025 तक की इनकी कस्टोडियल रिमांड हमको ग्रांट करी है। मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मामले की ईडी जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं कवासी लखमा ने खुद को बेगुनाह बताया। अब इसमें ईडी जांच कर रहा है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। 1 रुपया मेरे घर से न कोई कागज पकड़ा है, पैसा पकड़ा है। इन लोग फर्जी मामला बनाकर जेल में देकर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी जांच कर रही है। ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। ईडी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर की जांच एसीबी कर रही है। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार साल 2019 से 2022 तक सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई थी, जिससे शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। इस मामले में ईडी ने 28 दिसंबर 2024 को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश कवासी के घर छापा मारा था। ईडी घोटाले की प्रासंगिक अवधि के दौरान कवासी लखमा द्वारा नकद में प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी कि अपराध से अर्जित आय के उपयोग से जुड़े सबूत जुटाने में सफल हो गई है। इसके अलावा तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस बरामद और जब्त भी किए गए हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें आपत्तिजनक रिकॉर्ड है। ईडी का दावा है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट ने इस घोटाले को अंजाम दिया था और इस मामले में कई आरोपी अभी भी जेल में बंद है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में कुछ नया खुलासा इस मामले में हो सकता है। उमेश पटेल, टीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की लीगल गारंटी के वायदे को पूरा करने के केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को 2 हफ्ते का समय दिया है और इस पर अपना रुख साफ करने को कहा है। याचिका पर अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। कांग्रेस ने बुधवार को नई दिल्ली में अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया।
सोनिया गांधी ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस के नए मुख्यालय का पता इंदिरा गांधी भवन 9A कोटला रोड है। इस कार्यालय का नाम इंदिरा भवन रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट से बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने मायावती के खिलाफ करीब 16 साल पुरानी याचिका का निपटारा करते हुए उसे पुराना मामला मानते हुए सुनवाई बंद कर दी है। मायावती पर मुख्यमंत्री रहने के दौरान सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च कर अपनी और अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियां बनाने का आरोप लगा था। संभल में 47 साल पहले दंगे के बाद पलायन करने वाले हिंदू परिवारों को न्याय मिला है। साल 1978 के दंगों के बाद पलायन कर गए परिवार की जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त करवा लिया है। बता दें कि संभल सदर इलाके के मोहल्ला जगत में जन्नत निशान नाम से स्कूल संचालित था। आरोप है स्कूल समिति ने जिस जमीन पर स्कूल बनाया वो अवैध रूप से कब्जाई गई थी। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण आगामी 15 से 24 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में काशी तमिल संगमम में रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च किया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस बार 1200 प्रतिभागी काशी तमिल संगमम में शामिल होंगे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया एक और बड़े मुकदमे में बरी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खालिदा जिया, तारिक रहमान और अन्य को जिया अनाथालय ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में बरी कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई 10 साल की सजा को भी पलट दिया है।